Hello students, my name is Veer Bhatt. I am your science teacher. From today we are going to conduct your online studies through YouTube platform. So this is our first lecture. In this lecture we are going to know about what is a science and what it contains that makes a science. Okay, let us begin with the basic studies of science. आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है आप लोगों का पहला लेक्चर, जिसमें हम लोग जानेंगे कि साइंस है क्या, साइंस में कौन कौन सी ब्रांचेज आती है, साइंस में कौन कौन सी ब्रांचेज आने के बाद साइंस कैसे बनता है और कौन कौन सी ब्रांचेज में क्या क्या होता है, कैसे हम लोग कोई भी चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, कैसे कोई भी चीज़ को हम लोग समझ पाते हैं। ये सारी स्टडी हम लोग किसके अंदर देखेंगे, आज के फर्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर आप लोगों को सिर्फ यही जानने को मिलेगा कि साइंस में कौन से पोर्शन आते हैं और जो आप लोगों को सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं वो सारे चैप्टर्स के अंदर कौन से कंटेंट्स हैं। तो वो बेसिक सारी नॉलेज जो है वो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, इन दिस लेक्चर फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ व्हाट इज़ अ साइंस। सो आप सभी लोगों को पता होगा कि जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोग टेक्स्ट बुक लेंगे तब आएगा आपके दिमाग के अंदर कि ये साइंस है क्या, साइंस मतलब क्या। हर बार आप लोग सोचते होंगे कि सर हम लोगों को हर बार साइंस पढ़ना पड़ता है, साइंस है क्या, मतलब कोई भी अगर आपको आगे पूछेगा कि आप लोग जो साइंस पढ़ रहे हो तो कोई पूछेगा कि इसका मतलब क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि इसका मतलब क्या है। तो जैसा कि अगर कोई इसकी बेसिक डेफिनेशन पूछे कि साइंस क्या है तो आप सिंपली बोल सकते हो साइंस जो है वो लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड सेंटिया के ऊपर से लिया गया है। सेंटिया नाम का एक लैटिन का वर्ड है। सेंटिया नाम का जो ये लैटिन वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है टू नो, यानी कि कोई भी चीज़ को जानना। ओके, तो कोई भी चीज़ अगर आप जानोगे, कोई भी चीज़ अगर आप समझोगे तो वो बेसिकली क्या होगा, साइंस। तो अभी आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर व्हाट शुड वी हैव टू नो, व्हाट शुड वी हैव टू स्टडी एंड व्हाट इज़ टू नो एंड व्हाट विल वी हैव टू थिंक। ओके, सो बेसिकली जो आपको जानना है, जो आपको समझना है वो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन के अंदर आप लोगों को समझने को मिलेगा। पर पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि साइंस का मतलब क्या होता है। तो साइंस जो है वो सेंटिया नाम के लैटिन वर्ड के ऊपर से डिराइव किया गया है, जिसका बेसिक मतलब होता है टू नो, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन को जानना। अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे दैट व्हाट इज़ अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ साइंस। ओके, so this is the basic definition of science that you are watching on your screen. The systematic study of the structure and behavior of the physical and natural world through observation, identification, डिस्क्रिप्शन, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन, सिमुलेशन एंड थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन। मतलब कि कोई भी चीज़ की अगर आपको स्टडी करनी है, जैसे कि कोई फिजिकल वर्ल्ड की या तो फिर नेचुरल वर्ल्ड की जो आप स्टडी कर रहे हो, जैसे कि कैसे स्टडी कर रहे हो, तो पहले तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर व्हाट अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड एंड द नेचुरल वर्ल्ड। सो ये दो वर्ल्ड आते हैं। सो व्हाट इज़ द फिजिकल वर्ल्ड एंड व्हाट इज़ द नेचुरल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड यानी कि फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर जो भी क्वांटिटी, द क्वांटिटीज विच वी कैन अंडरस्टैंड इट इजीली बट वी कैन नॉट टच इट, दैट इज द ब्रांच दैट इज शुड बी कॉल्ड इन एज इन फिजिक्स। एंड नेचुरल वर्ल्ड इज अराउंड अस, द बायोलॉजी पोर्शंस ऑफ दिस ब्रांच इज टुगेदर कनेक्टेड विथ दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे आसपास के प्लांट, पौधे, हम खुद, ये सारी जो हम लोग स्टडी करते हैं तो वो सारी किस में कंसिडर होगी, नेचुरल वर्ल्ड के अंदर कंसिडर होगी। तो इसमें जो हम लोग सारी स्टडी करेंगे तो कैसे स्टडी करेंगे, इस फिजिक्स की जो क्वांटिटीज़ हम लोग समझ पाते हैं, इजीली हम लोग अंडरस्टैंड कर पाते हैं, जो क्वांटिटीज़ को हम फील कर सकते हैं बट जिस क्वांटिटी को हम लोग टच नहीं कर सकते, ऐसी सारी जो क्वांटिटीज़ हैं वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है जो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर है। तो वो सारी चीज़ों की अगर हम स्टडी करेंगे, नेचुरल वर्ल्ड की स्टडी करेंगे तो स्टडी कैसे करेंगे। सो ये रहा उसका आंसर, द वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, identification, description, experimental investigation, simulation and theoretical explanation।
तो इस ऐसी ऐसी मेथड्स है. These are all the methods for understanding the physical and natural world. First method is observation. How can we observe? So we can see and we can observe the anything which we want to observe and we can understand. Then this study will be go as a science. मतलब मैं कोई भी चीज़ को अगर ऑब्जर्व करूँगा, बैठे बैठे मैं कोई भी चीज़ देख रहा हूँ, अभी मैं फ़िलहाल कंप्यूटर की स्क्रीन को देख रहा हूँ, तो मैं कंप्यूटर की स्क्रीन को देख के मैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो वो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इसमें ऐसा होता है. अगर आप भी देखोगे तो पापा कुछ मोबाइल में काम कर रहे होंगे, तो आप साइड में से देखोगे तो पापा कुछ काम कर रहे होंगे, तो आप उसको ऑब्जर्व करके फिर उसको सीखने की कोशिश करोगे. तो आप भी क्या कर रहे हो, साइंस कर रहे हो, आप साइंस की स्टडी कर रहे हो. मैंने अभी तो बोला कि फिजिक्स या नेचुरल वर्ल्ड की हम लोग जैसे भी स्टडी करें, जैसे भी हम लोग उसको जानने की कोशिश करें, उसको ईजीली ईजीएस्ट लैंग्वेज में क्या कहेंगे, साइंस कहेंगे. तो उसकी पहली मेथड थी ऑब्जर्वेशन. सेकेंड वन इज आइडेंटिफिकेशन. नाउ व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? मतलब the object or the thing which can be easily identifying and easily understanding by this method and I can apply this on a science. मतलब मैं कोई भी चीज़ को आइडेंटिफाई करूँगा और उसको उसके बाद ऑब्जर्व करूँगा, या तो उसके बाद उसके ऊपर कोई थीसिस लिखूँगा, या उसके बाद उसमें कोई बुक लिखूँगा और फिर उसको समझने की कोशिश करूँगा. मतलब कि अगर आपकी बुक में कोई पोर्शन है तो पहले मैंने वो कहीं पर आइडेंटिफाई किया होगा. अगर मान लो कि अब तक आप 7th स्टैंडर्ड में तक स्टडी कर रहे थे, तो आप लोगों के अंदर जो भी कोई टॉपिक आ रहा था, तो उस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करते हैं. तो मान लो कि आपको एक टॉपिक आया होगा क्लाइमेट चेंजेस का. तो क्लाइमेट चेंजेस का पहले आइडेंटिफिकेशन हुआ होगा कि वो कहाँ पर हो रहा है, क्लाइमेट चेंज कहाँ पर हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें पहले हो रही होंगी. फिर उसका आइडेंटिफिकेशन किया होगा, फिर उसका ऑब्जर्वेशन किया गया होगा, और फिर उसके ऊपर कोई रिसर्च की होगी, और फिर उसके ऊपर कोई डिस्क्रिप्शन दिया गया, और फिर उसको हम लोग स्टडी कर रहे होंगे. और फिर हम लोग जो स्टडी कर रहे होंगे तो हम क्या कर रहे होंगे, साइंस की स्टडी करेंगे. तीसरी मेथड है वो क्या है, इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन. दैट इज़ अ डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन जो हम लोग बुक में से पढ़ते हैं, बुक में सारे कंटेंट्स दिए गए, द ऑल कंटेंट दैट गिवन इन द बुक, वी कैन रीड इट, वी कैन अंडरस्टैंड इट. ओके, दैट इज़ एन साइंस. एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन. मतलब मान लो कि अगर मैं कोई रिसर्च करने बैठा हूँ और मैं उस चीज़ की रिसर्च कर रहा हूँ, फिर उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंट करूँगा, और उस एक्सपेरिमेंट में अगर मैं सक्सेस हो जाऊँगा, फिर वो आप लोगों को रिसर्च पेपर के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा और आप लोग उसकी स्टडी करोगे. then that should also called as a experimental investigation. Next is simulation. Now what is a simulation? Simulation means अगर मैं कोई चीज़ आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, तो मैं कैसे बता रहा हूँ, आप लोग सारे YouTube पर मुझे देख रहे होंगे, तो YouTube के ऊपर जो मैं दिखा रहा हूँ, तो YouTube एक जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर के अंदर से मैं बोल रहा हूँ, तो आप सब मुझे सुन रहे हैं और अभी मेरी स्लाइड को देख रहे हैं. तो कोई सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर से हम लोग साइंस को अंडरस्टैंड करने की ट्राई कर रहे हैं. मैं कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको बता रहा हूँ दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. तो आप लोग जो देख रहे हो अभी स्क्रीन पे, वो एक सिमुलेशन का प्रोग्राम है. सिमुलेशन का जो प्रोग्राम है और जो आप लोग देख रहे हो, उसके अंदर से आप लोग स्टडी कर रहे हो. तो मैं अभी आप लोगों को क्या स्टडी करवा रहा हूँ, साइंस. दैट इज़ योर आंसर. सो ये भी एक मेथड हुई साइंस को स्टडी करने की. दैन नेक्स्ट, थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन. नाउ व्हाट इज अ थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन? मतलब कोई एक्सपेरिमेंट हुआ होगा पहले, उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर से थीसिस कोई लिखी गई होंगी, या तो फिर उसके ऊपर से कोई प्रैक्टिकल बना होगा, जिसके ऊपर से हम लोग सारे स्टडी करेंगे. जब आप आगे जाओगे तो आप लोगों को पता चलेगा, बहुत सारे थियरम्स भी आएंगे और उस थियरम्स की हम लोग स्टडी करेंगे साइंस के अंदर. सो बेसिकली ये इजी डेफिनेशन है साइंस की. तो अभी आप सिंपल लैंग्वेज में अगर याद रखना चाहो तो कैसे याद रहोगे, दैट द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड थ्रू observation, identification, description and simulation, or in a theoretical explanation. Also science gives us the three branches. Now what will be the first branch? The first branch is physics, then chemistry, then biology. These will be the three branches. After in a biology there is also one branch that is called as a environmental science. Environmental science, that is in a biology portion. Okay, we are going to next slide, but before we are going to next slide, you have to memorize that the science definition very well, and you have to note down the science definition as shown in your screen. Okay,
Let's go to the next slide. You can see that there is a 3 branches of science. The first one is a physics, second one is a chemistry, and third one is a biology. So now what is a physics? The branch of science that deals with the quantity that we can understand it but we cannot see it or we cannot touch it. Okay, this is the easiest definition. Okay, as earlier I have told you that in the physics branch, फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर जो भी सारी क्वांटिटीज होंगी उसको हम लोग इजीली क्या कर सकेंगे, हम लोग इजीली समझ सकेंगे. अगर मैं आपको बताऊं कि एक एप्पल था, वो एप्पल पेड़ के ऊपर से गिर गया और न्यूटन के सर पे गिरा, तो न्यूटन ने हम लोगों को एक खोज करके दी जिसका नाम क्या था, ग्रेविटी. तो ये हम लोगों को समझ में आ गया ग्रेविटी. लेकिन मैं अगर आप लोगों को कहूँ कि आप लोग मुझे ग्रेविटी दिखाओ, तो आप मुझे ग्रेविटी दिखा नहीं सकते, बट ग्रेविटी आप मुझे समझा सकते हो और मैं भी आप लोगों को समझा सकता हूँ. सो हम लोग समझ सकते हैं ग्रेविटी को, लेकिन हम लोग कहीं पर ग्रेविटी को दिखा नहीं सकते. सेम चीज़ ऐसी ही हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी. सो वी कैन नॉट सी द इलेक्ट्रिसिटी. ओके, जो हम लोग देख रहे हैं, अगर आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर हम लोग तो ये ट्यूबलाइट और ये फैन और ये सब तो देख रहे हैं, तो वो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. हम लोग जो देख रहे हैं वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो फॉर्मेशन हुआ है दूसरी एनर्जी में. मतलब कि लाइट जो हम लोग देख रहे हैं, तो लाइट के अंदर क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन हुआ होगा इनटू इल्यूमिनेशन एनर्जी. दैट विल बी सो. ओके, एंड अनदर फैन में क्या है कि फैन में हम लोग एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, एयर एनर्जी में. तो हम लोगों को एयर मिलती है. तो ये जो है वो सारी एनर्जीज है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो काइनेटिक इनटू पोटेंशियल एनर्जी, वो सारी स्टडीज हम लोग बाद में करेंगे जब हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे. तो बट बेसिक जो फिजिक्स की डेफिनेशन है वो हम लोगों को यही बताती है, द ब्रांच दैट डील्स विद द क्वांटिटीज विच वी कैन नॉट सी इट और विच वी कैन अंडरस्टैंड इट ईजीली. इसके अंदर बेसिक एग्जाम्पल्स जो है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे कि फिजिक्स की जो ब्रांच है इसमें क्या क्या स्टडीज हम लोग करने वाले हैं. तो जैसे कि देख सकते हो, फिजिक्स डील्स विथ मोशन, इलेक्ट्रिसिटी. तो मोशन क्या है, मोशन मतलब मैं चल रहा हूँ, मैं हिल रहा हूँ, मैं मेरे आसपास की कोई भी चीज़ हिल रही है, दैट इज़ एवरीथिंग गोज इन अ मोशन. तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, मोशन है. अगली चीज़ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है. नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, मास. मास यानी कि हमारा वज़न. तो अगर कोई भी पूछे कि आपका वज़न जो है वो कैसे मेजर होता है, तो अगर आप लोग उसको मेजर करोगे तो वो मेजरमेंट के थ्रू आप लोगों को मिल जाएगा. तो आप अपने मास को कहीं पर बता सकते हो, समझा सकते हो, बट आप दिखा नहीं सकते हो. अगर मैं बोलूँगा आप अपना मास दिखाओ, तो क्या होगे, आप खड़े होकर दिखाओगे मुझे, नहीं ना. तो फिर वो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वो आपको समझाना ही पड़ेगा. सेम चीज़ है हमारे पास फोर्स. फोर्स में क्या होता है, अगर मैं आपको धक्का मारूं तो फोर्स मैंने आपको समझाया धक्का मार के, वो धक्का कहीं पर दिख नहीं रहा है. मैं अभी बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं फोर्स दे रहा हूँ, जैसे कि मेरा हैंड मूव कर रहा है, तो आप लोगों को दिख रहा है फोर्स कुछ, तो यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है. जबकि मैं एयर को फोर्स कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आप लोगों को कुछ दिख रहा है नहीं, पर मैंने आपको समझा दिया आपको धक्का मार के. ओके, आप लोग जो घर पर बैठे होंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि फोर्स क्या है. सेम हम लोगों ने ग्रेविटी के बारे में बात की. उसके बाद बहुत सारी ब्रांचेस है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है फिजिक्स में, जो हम लोग स्टडी स्टार्ट करेंगे उसमें देखेंगे. ओके, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं, जिसमें हम लोगों को बताया गया है कि हाउ टू डेल्ट विथ केमिस्ट्री. मैंने बोला ना कि आज हम लोग 3 चीज़ों के बारे में पहले देखेंगे कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है और बायोलॉजी क्या है. फिर उसके बाद आप लोगों के जो कंटेंट्स है उसके बारे में देखेंगे. ओके, नाउ केमिस्ट्री, द ब्रांच. जितनी ये डेफिनेशन आप लोगों को हार्ड दिख रही है उतनी ये हार्ड है नहीं, तो कोई भी इसे देखकर टेंशन मत ले लेना. ओके, ये जो दिख रहा है इतना हार्ड नहीं है. ओके, नाउ द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द सब्सटेंस ऑफ विच मैटर इज कंपोज्ड, the investigation of their properties and reaction and the use of such a reaction to form a new substance. तो ब्रांच है साइंस की एक ऐसी जो क्या करती है, सब्सटेंस और मैटर. तो अभी आप लोगों को एक वर्ड दिख रहा होगा, मैटर. सो ये मैटर क्या मतलब क्या होता है, मटीरियल. मैटर का मतलब क्या होता है, मटीरियल. ओके, तो कोई भी आप लोग जो देख रहे हो हमारे आसपास की चीज़ें,
जैसे कि फ़ैन है, अभी आप लोग टैबलेट लेके बैठे होंगे तो टैबलेट है, फ़ोन लेके बैठे होंगे तो फ़ोन है, बुक्स है, कोई भी चीज़ जो सारी की सारी चीज़ें हैं उसको क्या कहेंगे हम लोग, मटेरियल। तो मटेरियल को साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। ओके, तो ऐसे सारे जो मटेरियल है जो किससे बनते हैं, तो बहुत सारे सब्सटेंसेस से बनते हैं, बहुत सारी चीज़ों से बनते हैं, बहुत सारे एटम से बनते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से बनते हैं। हमारा जो मटेरियल है वो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस को कंपोज्ड करके बनाया हो। कंपोज्ड मतलब क्या, मिक्स करके। तो ऐसे बहुत सारे जो सब्सटेंस है, टुगेदर वी कंबाइन दिस सब्सटेंस एंड मिक्सड विथ इट एंड मेक अ मटेरियल. So now we have to investigate these materials properties, what should it react and what its use, that we can see with the such a reactions. तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा जो मटेरियल बना है वो मटेरियल का इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे. तो प्रॉपर्टीज मतलब कैसे देखेंगे कि अगर मान लो कि मैंने कोई चीज़ ले ली है, जैसे कि आपका मोबाइल, तो मोबाइल पहले तो मैं कैसे बना वो देखूंगा. तो मोबाइल बना है बैटरी से, फिर उसके अंदर के माइक्रो प्रोसेसर से, फिर उसके अंदर के नेटवर्क चिप से या आईसी से, ट्रांजिस्टर से, सेमीकंडक्टर से, रेजिस्टेंस से, ऐसे सारी चीज़ों को इकट्ठा करके आपका मोबाइल बनाया होगा. तो फिर मैं क्या करूँगा, ये सिर्फ मैं मोबाइल का एग्जांपल दे रहा हूँ, जबकि केमिस्ट्री में हम लोगों को क्या स्टडी करना है, हम लोगों को स्टडी करना है केमिकल्स के बारे में, H2O के बारे में, गैसेस के बारे में, या तो बहुत सारे रिएक्शंस के बारे में. बट बेसिक एग्जांपल्स जो है वो मैं मोबाइल का दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए. तो मोबाइल के अंदर ये सारी चीज़ें, तो मैं वो भी सारी चीज़ों को क्या करूँगा, सारी चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ देखूंगा कि वो प्रॉपर्टीज़ कैसे काम करते हैं. मतलब आईसी है तो आईसी की प्रॉपर्टीज़ क्या है. तो सेम अगर मैं कंसिडर करूँ H2O को, नाउ मैं कंसिडर कर रहा हूँ मैं H2O को, तो आप लोग सभी जानते होंगे कि व्हाट इज़ H2O, दैट इज़ अ वाटर. वी कैन ड्रिंक इन एवरीडे लाइफ. जो आप लोगों को ड्रिंक कर रहे हो वाटर, उसको हम लोग क्या कहेंगे केमिस्ट्री में, H2O. तो अगर ये H2O बनाने के लिए, ये H2O का मटेरियल बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा, सब्सटेंस जो चाहिए वो मैंने कौन से लिया, हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, और फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी कि इन दोनों ने कंबाइंड होके इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी है. तो इसकी प्रॉपर्टीज़ है कि ये हम लोग ड्रिंक कर सकते हैं, ये जो है उसका कोई कलर नहीं है, इट वॉज ऑर्डरलेस, इट वॉज अ कलरलेस. तो ये सारी उसकी प्रॉपर्टी है. साथ में उसके रिएक्शन स्टडी किए हमने कि इसके रिएक्शन है कि पानी को किसके ऊपर ना डालो तो क्या हो जाएगा. मतलब कि मान लो कि मैं अगर पानी को एसिड के साथ मिक्स करूँ तो क्या होगा, तो इट क्रिएट्स अ सॉल्ट. सो ऐसे ही सारी रिएक्शंस की प्रोसेस. फिर हम लोगों ने देखा कि ये पानी जो बना, तो वो पानी कैसे बना, तो उसके यूजेस देखे हम लोगों ने कि पानी पीने के काम आता है, कुछ भी काम आता है. हम लोग कहीं पर आग लग जाए तो वहाँ पर डाल सकते हैं तो आग भी बुझ जाती है. तो ये सारे उसके क्या हुए, यूजेस हुए. सो बेसिकली दिस इज़ द केमिस्ट्री. हम लोग जो ये सारी चीज़ों की स्टडी कर रहे हैं, ओके, उसको हम लोग क्या कहेंगे, साइंस. और साइंस के अंदर की इस ब्रांच को क्या कहेंगे, केमिस्ट्री कहेंगे. ओके, आगे की स्लाइड में जाएंगे जिसमें हम लोगों को जानने को मिलेगा व्हाट इज़ अ बायोलॉजी. Okay, as you can see that on your screen, what is a biology? The study that is the easiest definition in whole फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के अंदर सबसे इजी डेफिनेशन जो आप लोगों को दिख रही होगी वो क्या होगी, यही होगी कि क्या है कि भाई द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू मेनी स्पेशलाइज्ड फील्ड दैट कवर देयर फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बिहेवियर, ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो हम स्टडी करेंगे, कैसे स्टडी करेंगे, उसकी फिजियोलॉजी की स्टडी करेंगे. फिजियोलॉजी मतलब क्या कि वो दिख कैसे रहे, वो बढ़ कैसे रहे, उसका शेप जो है वो वैसा ही क्यों है. तो ये सारी चीज़ें बॉडी के अंदर, ये सारी चीज़ें ऐसी क्यों है. फिर उसकी एनाटॉमी के बारे में स्टडी करेंगे. तो एनाटॉमी मतलब उसका जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई. मान लो कि हम ह्यूमन की बात करें तो हमारी शुरुआत कैसे हुई. सो वी आर बिकमिंग एप्स, from apps we are converted and then we have to here, then we have got to here. Okay, पहले हम लोग एप्स थे और एप्स में से अभी हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं. तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे. तो मतलब प्लांट जो है, तो प्लांट अगर सनलाइट की प्रोडक्शन में अगर ग्रो होता है तो वो वैसे ही क्यों ग्रो होता है, तो वो बिहेवियर हुआ उसका. तो उसके बारे में हम लोग अगर स्टडी करते हैं, उसके ओरिजिन के बारे में स्टडी करते हैं, या तो फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं. दैट होल इज कंबाइंड एज द बायोलॉजी. दिस इज द ब्रांच दैट इज कंडक्टेड विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कवर्ड विथ
physiology, anatomy, behavior, origin and distribution. That is the easiest definition. So your first homework is to write these three definition. Your first homework is to write these three definition. This is your first homework. Now going to next topic, and that is the first topic of your science. तो आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा कि साइंस में हम लोगों को स्टडी कौन कौन सी चीज़ों के बारे में, कौन कौन सी ब्रांच के अंदर स्टडी करनी है। तो आज हम लोग सिर्फ यही देखेंगे कि आपके एक एक चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक हम लोगों को कवर करना है, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए कि अगर मैं ये चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ देन यू ऑल नो इट वेरी वेल कि इसके अंदर हम लोगों को यही स्टडी करनी है। तो आज सिर्फ ये बेसिक सारी चीज़ें बताऊंगा मैं सारे चैप्टर्स के अंदर की। ओके, लेट अस बिगिन नाउ। ओके, अ लिटिल प्रीव्यू ऑफ योर साइंस चैप्टर। मैंने जैसे बोला कि अगर आप लोगों को मैं सिर्फ प्रीव्यू दे रहा हूँ, जैसे कि कोई मूवी शुरू होने वाली होती है तो उससे पहले हम लोग क्या देखते हैं, ट्रेलर देखते हैं, या तो उसके पहले क्या आता है, टीजर आता है, उसके पहले क्या आता है, फर्स्ट लुक आता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे। तो आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो सिर्फ लिटिल प्रीव्यू है सारे चैप्टर्स का, जिसमें एक एक चैप्टर के बारे में सिर्फ मैं आप लोगों को बताऊंगा थोड़ा थोड़ा। ओके, सो आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है, दैट इज अ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जैसे कि आप लोग देख रहे हो आपका फर्स्ट जो चैप्टर है वो क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम लोगों को क्या क्या स्टडी करना है। क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या स्टडी करेंगे, तो पहले तो हम लोग स्टडी करेंगे कि क्रॉप क्या है, क्रॉप का प्रोडक्शन कहाँ होता है, क्रॉप प्रोडक्शन के स्टेप्स कौन कौन से हैं। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे कि क्रॉप्स जो आते हैं वो कौन सी सीजन में आते हैं। जैसे कि फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल द खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप्स आर डिवाइडेड इनटू दिस कैटेगरी। सो जो भी सीजन के अंदर जो भी क्रॉप आएगा उसको या तो मैं खरीफ क्रॉप के अंदर डिवाइड करूंगा या फिर रबी क्रॉप के अंदर डिवाइड करूंगा, एज यू कैन सी इट। उसके बाद मैं ये देखूंगा कि क्रॉप प्रोडक्शन की जो सिस्टम्स है उसके जो 7 स्टेजेस है वो कैसे कैसे कन्वर्ट होंगे, वो किस तरह से मैं डिवाइड करूंगा। तो क्रॉप का मतलब अगर आप लोग जानोगे तो क्रॉप क्या है कि हम लोग जो खेतीबाड़ी के अंदर जो हम लोग पाक ग्रो कर रहे हैं, जो भी हम लोग ग्रो कर रहे हैं, मतलब कि हमारे जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बेसिकली क्या कहेंगे, क्रॉप कहेंगे, जिसको हम गुजराती में क्या कहते हैं, पाक कहते हैं। ओके, तो इसका जो प्रोडक्शन होता है उसको प्रोडक्शन हम लोग धीरे धीरे करके किस स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद अगर मान लो कि क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, इट विल ग्रो एज आई वांट टू ग्रो। अगर इतने ज़्यादा क्रॉप ग्रो हो गए तो फिर उसका मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। तो वो मैनेजमेंट मैं कैसे करूँगा, तो ये सारी की सारी जो स्टडीज़ होंगी वो किस चैप्टर के अंदर हम लोग करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के अंदर करेंगे। जिसमें आप लोगों को बहुत सारी डेफिनेशंस लर्न करनी पड़ेगी, जैसे कि क्रॉप क्या है, फिर क्रॉप का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है। फिर उसके बाद प्रोडक्शन के अंदर हम लोग देखेंगे कि फर्टिलाइज़र का यूज़ आएगा, तो फर्टिलाइज़र का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे, फिर फर्टिलाइज़र का यूज़ क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, तो ये सारी स्टडी। और उसके बाद देखेंगे हम लोग मैनेजमेंट के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्या होगा, स्टोरेज का, कि अगर मान लो कि क्रॉप ग्रो हो गए तो क्रॉप हम लोगों को स्टोर कहाँ पर करना है, या तो फिर उसको स्टोरेज कहाँ पर रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम किसके अंदर स्टडी करेंगे, मैनेजमेंट के अंदर। और ये पूरा आपका जो है वो चैप्टर 1 का स्टडी होगा। Okay, let us go to the next topic, that is a microorganism, friends or foe. Your second chapter is a microorganism, friends or foe. Will be study around the microorganism. At current situation we are handling the coronavirus, that is a virus, and this is the study which we have to conduct in this second chapter. तो सारी जो स्टडीज अभी हम लोग करंटली जो सिचुएशन फेस कर रहे हैं, जैसे कि कोरोना वायरस की, कोविड-19 की सिचुएशन जो हम लोग फेस ऑफ कर रहे हैं, तो उसकी सारी स्टडी किसके अंदर आएंगी, ये सारे वायरसेस की या तो फिर बैक्टीरिया की या तो फिर कोई भी चीज़, वो सारी स्टडीज़ जो हम लोग करेंगे वो किसके अंदर करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर करेंगे। जिसमें हम लोगों को क्या जानने को मिलेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे फ्रेंड्स है या तो फिर हमारे दुश्मन है।
तो हम लोगों को अलग अलग सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। तो बेसिक डेफिनेशन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या है, अगर कोई पूछे कि बेसिक डेफिनेशन क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो आप लोग इजीली बता सकते हो कि द ऑर्गेनिज्म विच वी कैन नॉट सी विद द नेकेड आई, द ऑर्गेनिज्म विच वी कैन नॉट see with naked eyes। बेसिक डेफिनेशन है ये आप लोगों की माइक्रो ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए कि ऐसे जो ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग नेक्ड आई से देख नहीं सकते, मतलब हम लोग खुली आंखों से देख नहीं सकते, वैसे सारे ऑर्गेनिजम्स की हम लोग स्टडी करेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म है कौन, वायरसेस है, बैक्टीरिया है, बहुत सारे ऐसे स्टडीज़ करेंगे ऑर्गेनिज्म के बारे में जिसके अंदर हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। करंटली हम लोग जो कोविड-19 की भी बात कर रहे हैं, सारे लोगों को पता होगा जो मास्क पहन रहे होंगे या तो फिर हैंड ग्लव्स का यूज़ कर रहे होंगे या तो फिर हैंड को वॉश कर रहे होंगे बार बार सैनिटाइज़र का यूज़ करके। सो यू ऑल नो इट वेरी वेल कि ये जो सिचुएशन हम लोग फेस ऑफ कर रहे हैं तो वो क्या है, कोविड-19 एक वायरस है। सो वायरस की अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो वायरस की सारी स्टडीज़ किसके अंदर आएगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आएंगी। ओके, तो ये सारी की सारी चैप्टर में ये स्टडी करनी है। फिर हम लोग ये सारी चीज़ों को देख कैसे सकते हैं, तो इसको देखने के लिए हमारे पास एक इक्विपमेंट होगा जिसको हम लोग कहेंगे माइक्रोस्कोप, जिसका यूज़ हम लोग क्या करने के लिए करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए करेंगे, उसके अलावा और किसी चीज़ के नहीं। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। In third chapter you can easily see that थर्ड चैप्टर में हम लोग जो स्टडी करेंगे वो क्या होगी, सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के बारे में। सो सिंथेटिक फाइबर मतलब क्या और प्लास्टिक मतलब क्या, जो हम लोग कपड़े पहन रहे हैं, अभी मैंने जो कपड़े पहने, आप लोगों ने जो कपड़े पहने, तो ये सारी क्लोथ जो बनती है वो कैसे बनती है। सो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल आते हैं, पॉलीथीन, पॉलीइथिलीन, इथिलीन, तो ये सारे जो डिफरेंट टाइप्स के फाइबर्स मटेरियल आते हैं, तो सारी की सारी जो स्टडी करेंगे उसको हम लोग फाइबर कहेंगे। और जो फाइबर बनेगा और जिसका हम लोग यूज़ करेंगे, या तो फिर ये से जो फाइबर है उसको हम लोग ह्यूमन मेड बनाएंगे तो उसे सिंथेटिक फाइबर कहेंगे। ओके, द फाइबर विच वी मेड बाय ह्यूमन और आर्टिफिशियली, दैट इज़ नोन एज अ सिंथेटिक फाइबर। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। तो प्लास्टिक्स तो आप लोगों को पता ही होगा कि प्लास्टिक्स में हम लोगों को क्या चीज़ें यूज़ करनी है, क्या चीज़ें नहीं यूज़ करनी है। ये चीज़ जो है वो हम लोगों को यूज़ नहीं करनी है। क्यों पॉलीथीन की बैग हम लोगों को यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि पॉलीथीन की बैग्स जो है वो क्या होती है, वो पॉलीथीन की बैग जो होती है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या, कि उसका कभी ख़त्म नहीं हो सकता। मैं जब छोटा था तो मेरे सर ने हम लोगों से एक बात की थी कि क्या होगा कि अगर मान लो कि एक ज़मीन में हम लोग 3 गड्ढे खोए, 3 गड्ढे निकाले, फिर उसमें एक गड्ढे में हम लोग शाम की जो बची हुई रोटी है उसमें वो डाल दें, एक दूसरे गड्ढे में हम लोग जो बनाते हैं वो सब्जी डाल दें, और तीसरा गड्ढा जो उसके अंदर हम लोग ये पॉलीथीन की बैग या तो फिर ऐसा कुछ डाल दें जो प्लास्टिक से बना हुआ है, तो क्या होगा। तो मान लो कि थोड़े दिन के बाद अगर वो गड्ढे में खोलूँगा तो क्या होगा कि जो रोटी डाली होगी वो क्या हो गई होगी, ख़त्म हो गई होगी, जो सब्जी डाली होगी वो भी ख़त्म होगी, क्योंकि जो अर्थ के अंदर जो अर्थ वॉर्म्स है उन लोगों ने उसको क्या कर दिया होगा, ख़त्म कर दिया होगा। तो उसकी वजह से क्या हुआ होगा कि वो जो है वो बायोडिग्रेडेबल आइटम है, तो उसके अंदर के अर्थ वॉर्म्स जो है वो क्या हो कर रहे होंगे, उसको निगल जाएंगे, उसको खा जाएंगे, और उसकी वजह से अर्थ को न्यूट्रिशंस मिलेंगे, जबकि पॉलीथीन की बैग को कुछ भी नहीं हुआ होगा। यानी कि वो बैग जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसको कभी ख़त्म नहीं कर सकते। 10 साल बाद भी अगर वो गड्ढा तुम लोग खोलोगे तो उसके अंदर से पॉलीथीन बैग जो है वो वैसी की वैसी ही निकलेगी, उसको अर्थ वॉर्म भी खाने के लिए तैयार नहीं है। मतलब सोच लो कि इतनी बड़ी ज़मीन है तो वो भी निगलने को तैयार नहीं है, तो फिर हम लोग तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, तो फिर कैसा ऐसा इसका डिस्पोजेबल होना पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से इसकी स्टडी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर प्लास्टिक्स में से बहुत सारी चीज़ें जो बनती है उसके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। अभी चेयर के ऊपर बैठे होंगे तो चेयर भी प्लास्टिक से बनी हुई होंगी, तो ये सारी स्टडी हम लोग प्लास्टिक्स की उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर करेंगे।
उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को दिख रहा है, फोर्थ चैप्टर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें हम लोग स्टडी करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें स्क्रीन के ऊपर दिख रही होंगी अभी, जैसे कि मान लो कि ये बल्ब है, यहाँ पर ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, यहाँ पर ये स्क्वायर है, यहाँ पर कंपास है, यहाँ पर बुक्स है, यहाँ पर वॉच है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो मटेरियल्स हैं। मैंने अभी बोला ना कि मटेरियल जो है उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैटर है या तो फिर मटेरियल है। तो वैसे ही जो मटेरियल है उसमें हम लोग मेटल और नॉन मेटल के बारे में स्टडी करेंगे। अब मेटल और नॉन मेटल के बीच का जो डिफरेंस है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। सो मेटल जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, तो जिस चीज़ को, तो ऑब्जेक्ट्स विच आर सोनरेबल, द ऑब्जेक्ट विच आर शाइनिंग, जनरली दिस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ मेटल। जो ऑब्जेक्ट्स सोनोरियस मतलब जिसके अंदर से कोई आवाज़ आती है, वह जो ऑब्जेक्ट शाइनिंग होते हैं, जनरली जो शाइन करते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। और जो ऑब्जेक्ट जनरली सोनोरियस नहीं होते, फिर जिसके ऊपर हीटिंग इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रिसिटी की इफेक्ट बहुत कम होती है, वैसे जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो जनरली किसके अंदर आएंगे, नॉन मेटल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग स्टडी करेंगे वो किसके अंदर करेंगे, इस चैप्टर के अंदर करेंगे, जिसमें आप लोगों को सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो जनरली आप लोग जो मेटल्स का यूज़ करते हो तो उसमें बेसिकली हम लोग मेटल में से अगर आप लोगों को एग्जांपल पूछें तो आप लोगों को एक एग्जांपल देना होगा मुझे। आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हो कि मेटल का एग्जांपल क्या है और नॉन मेटल का एग्जांपल क्या है। आपके अराउंड इर्द गिर्द आप देखो, यू कैन सी अराउंड यू एंड यू कैन सी हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स इन दैट देयर इज अ मेटल एंड देयर इज अ नॉन मेटल। As you can see above, there is a fan will be moving around you, that is simply known as a metal. As you can sit on your chair, that is basically plastic and that is a non-metal. Okay, so these are the basic example. You have to write this example in a comment section, or you can send me in a WhatsApp, or you can send me on a Instagram. Okay, in the next slide we are going to see fifth chapter. फिफ्थ चैप्टर के हम लोग स्टडी करेंगे कोल और पेट्रोलियम के बारे में। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि कोल और पेट्रोलियम के बारे में हम लोगों को स्टडी करनी है। तो कोल आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा ही होगा। इस कोल क्या होता है, तो कोल जो है वो ब्लैक कलर का होता है। ओके, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हो स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो कोल जो है वो कोल का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, कोल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। फॉर प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी बाय द थर्मल पावर स्टेशन वी आर यूजिंग द कोल। Okay, because of the coal we have to produce the heat energy. That heat energy gets converted into steam energy, and this steam energy gets converted into the kinetic energy, and kinetic energy gets converted into potential energy, and this will be moving the turbine, and the turbine will be moved, and this will be connected with the alternator, and the alternator will be moved, and the electricity will be produced. So you can see that coal will be the most important part in our life, क्योंकि कोल नहीं होता तो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाते तो अभी आप लोग ना मोबाइल देख पा रहे होते, ना मैं लैपटॉप पे ये बना रहा होता। तो हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पेट्रोलियम के बारे में। तो जनरली पेट्रोलियम का शब्द दिमाग में आते ही आपके दिमाग में पहला वर्ड जो आएगा वो क्या आएगा कि सर पेट्रोल की बात कर रहे हैं। तो पेट्रोल सिर्फ पेट्रोलियम में नहीं आता। पेट्रोलियम यानी कि सारी चीज़ें। पेट्रोलियम यानी कि डीजल, ऑयल, ग्रीस, ऑल्सो CNG, LPG एंड आवर पेट्रोल। वी यूज मोस्ट ऑफली पेट्रोल, बट पेट्रोल इज नॉट द ओनली स्टडी इन द पेट्रोलियम। ओके, एज यू कैन सी दैट पेट्रोलियम विल बी कमिंग फ्रॉम द पेट्रोलियम रिफाइनरी। ओके, ये जो रिफाइनरीज आप लोगों को दिख रही है अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं। तो ये पेट्रोलियम रिफाइनरीज क्या करती है, ज़मीन के अंदर से ये सारा पेट्रोलियम निकालती है। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें उसमें से क्या हो रही होंगी, अलग अलग हो रही होंगी। मतलब कि मान लो कि अभी मुझे इतना टेम्परेचर पे डीजल चाहिए, इतने टेम्परेचर पे केरोसिन चाहिए, इतने टेम्परेचर पे पेट्रोल चाहिए, इतने टेम्परेचर पे। तो ये सारी चीज़ें जो डिवाइड हो रही होंगी और स्टेप बाय स्टेप वो किसके अंदर हो रही होंगी, वो पेट्रोलियम के अंदर हो रही होंगी बाय यूजिंग द पेट्रोलियम रिफाइनरी।
ओके, सो ये सारी चीज़ों की स्टडी हम लोग इसमें करेंगे 5th चैप्टर के अंदर. नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट चैप्टर. ओके, नाउ 6th chapter, combustion and flame. That is the easiest chapter in the science. Combustion and flame. What is the combustion? I have to produce and heat energy by using the oxygen, and oxygen makes it the heat possible. If there is an heat, I want to produce the heat energy, then I have to make sure that oxygen is present in the air. If the oxygen is not present in the air, the combustion will doesn't take a place. अगर ऑक्सीजन जो है वो हवा में मौजूद नहीं होगा तो क्या होगा, तो कंबशन जो है वो होगा नहीं. कंबशन यानी कि किसी भी चीज़ का जलना. ओके, तो जो भी चीज़ जल रही है तो वो कैसे जलेगी, एक तो उसके अंदर से हम लोगों को उसके अंदर मोस्ट प्रेजेंटली ऑक्सीजन जो है वो चाहिए होगा. फिर इस चैप्टर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे फ्लेम्स के बारे में. तो फ्लेम मतलब क्या, तो फ्लेम मतलब लॉ. लॉ मतलब हम लोग जो सोशल में स्टडी करते हैं वैसे लॉज नहीं, LAW नहीं, मतलब लॉ. लॉ मतलब फ्लेम. ओके, फ्लेम्स के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग. तो फ्लेम्स में हम लोगों को देखेंगे कि ये जो कैंडल की लॉ है उसको हम लोग फ्लेम करेंगे, जिसमें हम लोगों को 3 कलर दिखेंगे. एक तो ये येलो दिखेगा, यहाँ ऑरेंज दिखेगा और यहाँ ब्लू दिखेगा. यहाँ येलो दिखेगा, यहाँ ऑरेंज दिखेगा और यहाँ ब्लू दिखेगा. तो ये ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे फ्लेम्स में. ये जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इसके सारे के बारे में स्टडी करेंगे. इन तीनों पार्ट्स के नाम क्या है, आउटर मोस्ट जोन, इनर मोस्ट जोन एंड द मिडल जोन. दिस विल बी कॉल्ड एज द 3 लेयर्स ऑफ द कैंडल फ्लेम्स. तो ये सारी स्टडीज हम लोग इस चैप्टर के अंदर करेंगे. ओके, नाउ इन नेक्स्ट चैप्टर, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये जो चैप्टर है वो आप लोगों को दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, कि जैसे कि आप लोगों को बैकग्राउंड में बहुत सारे फूल्स पत्ते दिख रहे होंगे. तो उसका हम लोग कंजर्वेशन कैसे करें. कंजर्वेशन मतलब कि हम लोग उसको बचाए कैसे, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने तक पहुंचाए कैसे, हम लोग उसका यूज़ कैसे करें. दैट इज़ बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. हम लोगों को एनिमल्स को भी बचाना है, प्लांट्स को भी बचाना है. बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डैमेज हो रही होगी, तो डैमेज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों ना हो वो डैमेज. एनिमल्स को भी हम लोग जो डैमेज हो रहा है उसको कैसे बचाए. एनिमल्स भी ख़त्म हो रहे हैं. ऑलमोस्ट टाइगर, लायंस जो है वो ख़त्म होने की कगार पर पहुंच गए. तो हाउ कैन वी रिड्यूस दिस टाइप्स ऑफ एनिमल्स डेंजरेशन एंड plants dangeration, how can we reduce it, how can we remove it. So that is we have to study in the conservation of plants and animals. This is the biology portion and there is a very easy. जब हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे आप लोगों को तब पता चलेगा कि ये तो सर बहुत ही ईजी है. तो इसके बारे में स्टडी करेंगे जब हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब. फिर 8th चैप्टर में हम लोगों को आएगा सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस. 8th चैप्टर जो है वो आपका सेल स्ट्रक्चर है और उसके फंक्शन है. नाउ पहले तो दिमाग में आएगा कि सर सेल क्या है, जो हम लोग रिमोट के अंदर यूज़ करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हो सर आप. तो नहीं, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. मैं सेल के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि हम लोगों की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और जो सबसे छोटे से यूनिट है जो कि लिविंग है. तो कोई पूछे कि सेल की बेसिक डेफिनेशन क्या है, द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग इज नोन एज अ सेल. यू कैन सी इट बाय द माइक्रोस्कोप. सेल का हम लोगों को स्टडी करना है. उसके बाद उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उसके अंदर से हम लोगों को क्या क्या सीखने को मिलता है, सेल के फंक्शंस क्या होते हैं, फिर एक ही टाइप के सेल होते हैं या दूसरे टाइप्स के सेल होते हैं. सो देयर विल बी organism that is a unicellular organism, there is a multicellular organism. In the unicellular organism there will be a single cell organisms present. In the multicellular organism there will be multi-cell organism. Like us, in our body there are many cells like nervous cells, sperm cells, blood cells, white blood cells. These are the types of cells in our body in which our body are present.
ओके, तो ये सारी स्टडी हम लोग इसके बारे में करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में करेंगे कि सेल जो होते हैं वो बने कैसे हुए होते हैं। सो बेसिकली सेल जो है वो 3 पार्ट से बने हुए होते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट है न्यूक्लियस, सेकेंड पार्ट है वो साइटोप्लाज्म और थर्ड पार्ट है वो सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन. So these are the 3 parts that we have to study in the cell structure. After that we have studies completed, and then we have to go in the next portion that we have to study about the functions of the different cells. That we have to study what is the use of nerve cell, what is the use of blood cell, what is the use of white blood cell. ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे सेल के फंक्शंस के अंदर. तो सारी स्टडीज हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर करनी है. उसके बाद 9th चैप्टर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में. जनरली रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में क्या होता है कि मान लो कि कोई भी एनिमल्स है, कोई भी प्लांट्स है, तो वो अपने पूरी लाइफ टाइम के अंदर अकेला नहीं रहेगा, वो रिप्रोडक्ट होने की ट्राई करेगा. तो जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो एनिमल्स में कैसे हो रहा है, इन ऑल्सो ओवर इन ह्यूमन बींग्स द रिप्रोडक्शन विल बी अकर्ड इन how many aged where we grow, and we have to make the reproduction in the animals, that we have to study in this portion. ओके, जब ये चैप्टर आएगा तब आप लोगों को पता चलेगा कि एनिमल्स में जो है वो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसे होता है. सारी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर. देन 10th चैप्टर के अंदर हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे. तो ऑब्वियसली है कि रिप्रोडक्शन होने के बाद, कोई बेबी बन जाने के बाद कोई एक ऐसी एज आएगी जिसके अंदर आप मैच्योर होना स्टार्ट करेंगे. तो मैच्योर होना स्टार्ट करेंगे तो आप में को बहुत सारे चेंजेस आएंगे. दैट इज़ द स्टेज दैट रीचिंग द एज ऑफ एडल्टिंग. मतलब कि जब ऐसी एज पर आप पहुँचाओगे जिसमें आप लोगों को क्या जानने को मिलेगा, मैच्योरिटी के बारे में जानने को मिलेगा. तो मैच्योरिटी के अंदर क्या होता है, तो बॉयज़ जो होते हैं उसकी बियर्ड होना, ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है. उसके बाद उसकी आवाज़ जो है वो चेंज हो जाती है, उसके लुक्स जो चेंज हो जाते हैं, बॉडी शेप चेंज हो जाता है. गर्ल्स के अंदर क्या होता है चेंज, तो उसके अंदर बाल जो होते हैं वो चेंज होने लगते हैं, बाल बहुत बढ़ने लगते हैं. तो ये सारी बेसिक सिम्टम्स है. मैच्योरिटी के अंदर जब आप पहुँचते हो तो आपके अंदर ये चीज़ें जो होती है वो ग्रो होने लगती है. ओके, दैट वी हैव टू स्टडी इन द 10th चैप्टर, दैट इज़ अ रीचिंग द एज ऑफ एडल्टिंग. उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, द 11th चैप्टर यू हैव टू स्टडी इज फोर्स एंड प्रेशर. अभी मैंने आपको बोला था कि फिजिक्स की एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ पर आप लोगों को दिखा नहीं सकता. तो ये लोग भी हम लोगों को धक्का दिखा रहे हैं, पर ये हम लोगों को धक्का ऐसे दिखा रहे हैं, पर मैं आप लोगों को यहाँ पर कहीं पर फोर्स नहीं दिखा सकता. ये लोग जितना फोर्स यहाँ पर लगा रहे हैं वो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता. सिर्फ मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ कि ये लोग यहाँ पर फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहे हैं. सिंपल लैंग्वेज में फोर्स इज द पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड द प्रेशर इज, व्हाट इज द प्रेशर, दैट आई हैव टू force on some particular area, that is known as a pressure. जनरली इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फोर्स और प्रेशर के बीच में. फोर्स यानी कि धक्का, और प्रेशर यानी कि ऐसा धक्का जो कोई पर्टिकुलर एरिया के ऊपर लगा हो. ओके, और कुछ नहीं है. फिर इसके बाद हम लोग इसमें जानेंगे कि फोर्स का यूनिट क्या है. सारी चीज़ों के ऑलमोस्ट यूनिट्स होते हैं. लाइक जब हम लोग बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार में हम लोग कोई भी चीज़ खरीदने को जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि हम लोगों को 2 kg बटाटा दे देना, या तो फिर 2 kg टमाटर दे देना. तो हम लोग ये सारी चीज़ों में क्या बोलते हैं, 2 kg दे देना, 5 kg दे देना. फिर हम लोग मान लो कि कोई डिस्टेंस ट्रैवल करने जाते हैं, आप लोग बाहर घूम के आए होंगे, तो क्या बोलोगे कि मैं तो इतने दूर जाके आया था, मैं तो 100 किलोमीटर दूर जाके आया था. तो आप क्या बोलोगे, किलोमीटर बोलोगे, फिर क्या बोलोगे, केजी बोलोगे. तो ये सारे जो है वो यूनिट है. तो वैसे ही ऐसी जो फोर्स है वो फोर्स के यूनिट के बारे में हम लोग जानेंगे, जो जनरली क्या है, न्यूटन है. क्योंकि न्यूटन भाई साहब जो थे उसने क्या किया था, फोर्स के यूनिट को ढूंढा था. फोर्स के बारे में उसने हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी. और प्रेशर तो क्या है, प्रेशर यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया. Okay, this is the basic study of
प्रेशर। तो कोई भी फोर्स अगर मैं लगा रहा हूँ और कोई भी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर लगा रहा हूँ तो उसकी जो स्टडी करेंगे वो हम लोग किस में करेंगे, प्रेशर में करेंगे। और जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये फिजिक्स का चैप्टर है तो उसमें क्या क्या नई चीज़ें आती है। ओके, देन 12th चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन के बारे में हम लोग जब स्टडी करेंगे तो हम लोगों को उसमें पता चलेगा कि हम लोग लिख क्यों पा रहे हैं, लिखने की वजह क्या है, हम लोग स्केट क्यों कर पा रहे हैं, हम लोग चल क्यों पा रहे हैं, हम लोग फुटबॉल क्यों खेल पा रहे हैं, हम लोग क्रिकेट क्यों खेल पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की जो वजह है वो क्या है, फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन मौजूद नहीं होता तो हम लोग चल नहीं पाते, हम लोग लिख नहीं पाते। सो ये जो है वो क्या है, हमारा फ्रिक्शन है। उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे फिजिक्स के कंटेंट के अंदर। इन नेक्स्ट चैप्टर साउंड, we have to study what is the sound, how the sound is produced, how can we hear the sound, what is the sound waves that we produces, and how the sound waves is transmitted to our ear, that we have to study in the sound chapter। तो जनरली हम लोग जो साउंड सुन पा रहे हैं, साउंड बोल पा रहे हैं, तो साउंड बोलते कैसे हैं, साउंड की बोलने की शुरुआत कहाँ से होती है, तो मुंह से होती है। तो मुंह के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, तो वोकल कॉर्ड्स जो है वो जनरली वाइब्रेट होते हैं। जनरली वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होने की वजह से वहाँ पर वाइब्रेशंस की वजह से वेव प्रोड्यूस होती है, और उस वेव की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो जनरली एक साउंड की वेव जो होती है वो वहाँ पर प्रोड्यूस होने के बाद क्या पर जाती है, जनरली ऐसे एक साउंड की वेव प्रोड्यूस होती है, और उस वेव को हम लोग कान के अंदर जाने देते हैं, और उस कान के अंदर जो वेव जाती है उसको हम लोग सुनते हैं, और फिर उसको हमारा ब्रेन जो है वो उसको समझने के लिए सिमुलेशन करता है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सिमुलेशन करता है कि ये जो वेव आई है मेरे पास, उसका मीनिंग जो होता है वो ये होता है। जनरली हम लोग उस हिसाब से उसका स्टडी कर पाते हैं। आगे के लेक्चर में आगे के चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। So what is the chemical effects of electric current? But before we starting the chemical effects of electric current, we have to study what is the electric current, what is the voltage, what is the resistance। So ये सारी चीज़ें हैं वो हम लोग पहले स्टडी करेंगे कि वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कि उसके बाद केमिकल इफेक्ट्स उसमें क्या हो सकती है। तो जनरली इसमें हम लोगों को स्टडी करनी है इलेक्ट्रोलिसिस की, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, जनरली केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ओके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। सो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जब स्टडी करेंगे तो पर उससे पहले हम लोगों को जानना होगा कि करंट क्या है, वोल्टेज क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, फिर उसमें से सारी चीज़ों को यहाँ पर पुटअप करेंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी को रोटेट करवाएंगे। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इन दिस चैप्टर। व्हेन वी स्टार्ट दिस चैप्टर दैट वी ऑल नो दैट। पर हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो हम लोग स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि करंट क्या है, वोल्टेज क्या है। उसके बाद उसमें हम लोग देखेंगे कि केमिकल इफेक्ट्स कौन कौन सी होती है और कैसे होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट चैप्टर that is some natural phenomena that you can see on your screen. That is an easiest chapter. In this chapter we are going to study about which type of phenomena occurred in the earth. First we have seen that there is a lightning. Okay, so this is a natural phenomena that we do not have anything to do with it. Okay, नेचुरल फिनोमिना, लाइटनिंग जो है वो नेचुरल फिनोमिना है जो अपने आप होती है नेचर के थ्रू, हम लोग उसमें कुछ भी करना नहीं चाहते। फिर अर्थक्वेक है तो उसमें अर्थ की जो प्लेट्स है वो मूव ऑन होती है, उस वजह से अर्थक्वेक में सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस होती है, और सिस्मिक वेव्स की वजह से अर्थक्वेक जो है वो प्रोड्यूस होता है। उसके बाद आप लोगों को सुनामी दिख रहा होगा, तो सुनामी भी जो है वो नेचुरल फिनोमिना है। तो दीज आर द स्टडीज़ वी हैव टू स्टडी इन द नेचुरल फिनोमिना। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि ड्राउट जो है वो क्रिएट हुआ है, जहाँ पर कहीं पर बारिश नहीं गिरती तो वहाँ पर ऐसे ड्राउट क्रिएट हो जाता है, तो वो वहाँ पर कुछ भी फार्मिंग या ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे, सम नेचुरल
फिनोमिना के अंदर। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे 16th चैप्टर के अंदर लाइट के बारे में। सो जनरली लाइट के अंदर जो हम लोग स्टडी करेंगे उसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि हाउ लाइट इज़ प्रोड्यूस, हाउ द लाइट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे कि अगर एक वाइट लाइट को मैं कोई प्रिज्म के ऊपर गिराता हूँ, अगर मैं कोई वाइट लाइट को एक प्रिज्म के अंदर ऊपर गिराता हूँ तो उसमें से मुझे 7 कलर देखने को मिलेंगे, जिसको जनरली हम लोग क्या कहेंगे, विबग्योर कहेंगे। क्या कहेंगे, विबग्योर, जिसमें वी यानी कि वायोलेट, आई यानी कि इंडिगो, बी यानी कि ब्लू, जी यानी कि ग्रीन, वाई यानी कि येलो, ओ ऑरेंज और रेड आर। तो ये 7 कलर हम लोगों को देखने को मिलते हैं बाय दिस, एंड दिस फिनोमिना इज दिस इज कॉल्ड एज अ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम यानी कि 7 कलर जो हम लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं। और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये सारी जो है वो सारी प्रोसेस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फिर लाइट जो होती है वो तो लाइट एक मीडियम के अंदर से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है तो वो बैंड क्यों हो जाती है, ये सारी स्टडी हम लोग करेंगे। ओके, सो बेसिकली लाइट जो है वो प्रोड्यूस कैसे होती है उसकी डेफिनेशन देखेंगे। लाइट की स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड स्पेस में क्या होती है, साउंड की स्पीड क्या होती है इन कंपैरिजन टू साउंड वेव्स, लाइट इन कंपैरिजन टू साउंड वेव, what is the speed of the light wave. We have to compare this, and this will be the study of the 16th chapter. Okay, in next chapter we are going to study about stars and the solar system. This is your favorite chapter, I know you very well, और ये आप लोगों का फेवरेट चैप्टर होगा। स्टार्स और सन के बारे में, स्टार्स के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। स्टार्स में कौन सी चीज़ आएगी, तो सन आएगा, तो सन के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। उसके बाद सारे प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करेंगे, हमारे अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। पहले एक और भी प्लैनेट था प्लूटो, लेकिन वो बहुत छोटा था तो उसकी वजह से हम लोगों ने उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो अब हम लोग 8 प्लैनेट्स की स्टडी करेंगे, जनरली मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, नेपच्यून। ये सारे प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। सन के बारे में स्टडी करेंगे कि सन जो है वो स्टार कैसे है, वो अभी यंग है। तो हाँ, आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि स्टार्स जो होते हैं वो बॉर्न होते हैं, यंग होते हैं, मैच्योर होते हैं, एंड दे ऑल्सो गेट ओल्ड एंड देन दे हैव डाइड। तो ये भी एक आप लोगों के लिए बहुत जीके का इन्फॉर्मेशन था कि स्टार जो है वो भी जन्म लेते हैं, बाद में बड़े होते हैं, बाद में मैच्योर होते हैं, और फिर क्या करते हैं हम, वो डाई हो जाते हैं। जब वो डाई हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, देन दिस क्रिएट्स अ ब्लैक होल। Okay, when the star is died, then this is known as a black hole. तो ये सारी स्टडी हम लोग इस चैप्टर के अंदर करेंगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जो आप लोगों ने कभी सुनी नहीं होगी, उस सारी स्टडी हम लोग इसके बारे में करेंगे। फिर हम लोग अर्थ के बारे में जानेंगे कि अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में कौन कौन से रीजियन हैं। तो वो सारी की सारी स्टडीज़ हम लोग 17th चैप्टर के अंदर करेंगे। और फिर आएगा आपका लास्ट चैप्टर, जिसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, जिसमें हम लोगों को स्टडी क्या करना है कि जो एयर और वाटर का पॉल्यूशन हो रहा है तो उसको हम लोग रिड्यूस कैसे करें। तो these are the 3 methods that we can apply and we can remove the pollution. These are the 3 R's of the removing the pollution, that is a reduce, reuse and recycle. By using the reduce process, by using the recycle process and by using the reuse process, we can easily discrete the pollution level. तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इन दिस चैप्टर। तो एयर का पोल्यूशन कैसे होता है, वाटर का पोल्यूशन कैसे होता है, कौन सी इंडस्ट्रीज़ के अंदर से कौन से केमिकल निकल के फिर वो वाटर पोल्यूशन करते हैं। तो जनरली तो अभी ये सारी चीज़ों का जो लेवल है वो बहुत ही डाउन हो गया बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। ड्यू टू ऑन गोइंग लॉकडाउन देयर विल बी नो गोइंग इंडस्ट्रीज वर्किंग and no water pollution is occurred because there is a no throwage of the chemicals in the water. So that is why water and air pollution becoming less and less in every day because of the lockdown. So that is a one advantage that we can take from the lockdown.
So this is it for today's lecture. As you already know it very well, due to ongoing pandemic, stay safe, stay home. ओके ये फॉर्मूला जो है वो आप सभी को अप्लाई करना है आपकी लाइफ के अंदर. आप लोगों को घर पे ही रहना है, सेफ रहना है, बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस. सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आ रही है, लेकिन धीरे धीरे आ रही है. तो जब भी कंट्रोल में आ जाएगी तब आप लोग सभी स्कूल पे आ पाओगे. स्कूल पे आओगे तब हम लोग साथ में मिलकर स्टडी करेंगे. ओके, कोई अगर क्वेश्चन हो देन यू कैन find me at WhatsApp. This is my WhatsApp number and this is my Instagram ID. You can follow me and you can join me there. You can ask me anything question. So आज का जो लेक्चर है वो हम लोग यहाँ पर ख़त्म करते हैं, जिसमें हम लोगों को सब कुछ सीखने को मिला. बेसिक स्टडी की है हम लोगों ने साइंस के बारे में, बेसिक स्टडी की है सारे चैप्टर्स के कंटेंट के बारे में. ओके, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो, एंड यू कैन आस्क मी इन अ WhatsApp और इन अ Instagram. Okay, but make sure you have to subscribe the Vidya Sankul channel. Thank you so much for hearing me. You are being a wonderful audience. Thank you so much.